अगर आपके सीमा पे दुश्मन हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप फेस टू फेस सामने से लड़ेंगे। लेकिन वही दुश्मन अगर आपके बीच में हो तो आप क्या करेंगे? उनसे लड़ना मुश्किल है, क्योंकि घाव अगर शरीर के ऊपर हो तो उसका इलाज करना आसान है, लेकिन वही घाव अगर आपके शरीर के भीतर हो तो उसका इलाज करना मुश्किल है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे चाइना ट्रैप की। चाइना कैसे वर्क करता है, हाउ चाइना वर्क्स। देखिए, चाइना ट्रैप को समझने के लिए हमको अपनी पड़ोसी मुल्कों पे थोड़ा नजर डालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इसका अपने ही सबसे नजदीकी और करीबी दुश्मन से, यानी पाकिस्तान से। #PKMB। देखिए, चाइना ने पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना शुरू किया और पाकिस्तान ने क्या किया, दोनों हाथों से जबरदस्त खूब सारा लोन चाइना से लिया, अपने यहाँ रेल्स बनवाए और बहुत सारी चीजें वहां पे करवाई। लेकिन उसने इतना ज्यादा लोन ले लिया, इतना ज्यादा पैसा ले लिया, जो चाइना को वो कभी लौटा ही नहीं सकता है। अब आप अगर पुरानी फिल्मों पे नजर डालेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि एक लाला होता था जो कि गरीबों को पैसा देता था, कर्ज देता था कुछ ब्याज पे। अब वो इतना पैसा दे देता था उनको कि वो कभी लौटा ही नहीं पाते थे। तो जो कागजात लाला ने उन गरीबों से लिया होता था, अब वो उस पे कब्जा जमाने चला जाता था। सिमिलर चाइना भी वर्क करता है। ये क्या करता है, एक लाला की तरह काम करता है। पहले बहुत सारा लोन जो कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड करता है, फिर उस पे अपना इकोनॉमिक डेबिट बैठाकर उस पे कब्जा कर लेता है। और इसी मद्देनजर अगर हम लोग कुछ डाटा पे ध्यान दें तो पाकिस्तान में 2013 में टोटल चाइनीज पॉपुलेशन था, वो था 20,000, जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर और सारी चीजें वहां पे करने गए थे, जो इंजीनियर्स थे, बाकी सारी चीजें। लेकिन 2018 आते आते, यानी कि मात्र 5 सालों में वहां चाइनीज पॉपुलेशन हो गई 60,000, यानी 300% का इजाफा। तो सोचिए 5 सालों में 300% का इजाफा वहां का पॉपुलेशन में चाइनीज ने कर दिया। और पाकिस्तान इसका विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दिया है कि वो विरोध ही नहीं कर सकते। इवन चाइना ने तो पाकिस्तान में $17 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है अपना, अगर टोटल एक्यूमुलेट करे तो सोचिए पाकिस्तान ने जो ये लोन लिया है वो IMF से भी कहीं ज्यादा है। तो एक गरीब देश जब IMF का लोन नहीं लौटा सकता, तो एक सनकी पागल चाइनीज देश को अपना लोन कैसे लौटाएगा? उस केस में क्या होगा, वो देश वहां पे ड्रैगन बनकर एंटर कर जाएगा। और यही कारण है जब चाइना में मस्जिदों का, नमाज का, मुस्लिमों का जब दमन हो रहा है, वहां पे उनको दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इवन इस पैंडेमिक में, कोविड-19 पैंडेमिक में, उनको कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, उनको कैप्चर करके इकट्ठा रख दिया गया हुआ है, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये इस्लाम के ठेकेदार जो इस्लामिक कंट्रीज बनती हैं, या वो मुस्लिम्स जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे जवाब नहीं मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर तो वो ऐसे ही दबे हुए हैं। उनको सोचना चाहिए, जिस इस्लाम को भैया आप प्रचार कर रहे हो, उस इस्लाम को तो वो कंट्री वैसे ही खत्म कर रही है, वहां तो उसकी आजादी ही नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप सीधा जाकर भैया गूगल पे सर्च कीजिए मुस्लिम डेथ्स इन चाइना, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है जैसे हिटलर ने ज्यूसों के साथ किया था एक मास मर्डर, वैसा ही चाइना भी इन मुस्लिमों के साथ कर रहा है एक मास मर्डर। उनको भैया अपने रिलीजन से भी बैन कर चुका है। तो ये सारी चीजों पे अब जो लेफ्टिस्ट उंगली उठाते हैं, खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो कहीं नहीं दिखेंगे आपको। और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, वो अब वीडियो भी नहीं बनाएंगे। तो ये इनकी हिपोक्रेसी सिर्फ देश को तोड़ने भर ही काम आती है। और याद रखिए, चाइना में जो गवर्नमेंट है वो है कम्युनिस्ट सरकार, टोटल डिक्टेटरशिप की तरह वर्क करती है। और कम्युनिस्ट सोच जो है वो डिक्टेटरशिप वाली ही है, एंटी नेशनल। नेशन का कोई मतलब नहीं है, उनका एजेंडा बस, उनका प्रोपेगेंडा बस सेट होना चाहिए। इसीलिए जो एंटी नेशनल्स होते हैं हमेशा आपको देश के खिलाफ भड़काते हुए, देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ इस बारे में बात करते दिखेंगे, चाहे वो कोई सा भी देश हो। और ऐसा ही कुछ चाइना, नेपाल और श्रीलंका में भी कर रहा है। इन देशों में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे रहा है कि ये लोग इस पे पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, ताकि बाद में ये चाइना के सिर्फ इकोनॉमिक कॉलोनीज बनकर रह जाएं। और बाद में ये इकोनॉमिक कॉलोनीज को अपने फायदे के लिए, जो देश इससे शक्तिशाली है या इसको रिटेलिएट कर सकता है, उसके खिलाफ यूज करेंगे। जैसे नेपाल में #CKMB ने
अप्रॉक्स $500 मिलियन का तो एक इन्वेस्टमेंट का करार करके आया है। ऊपर से वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी पैसा अपना लगा रहा है। और इनकी सहमति भी क्यों ना हो, चाइना में भी कम्युनिस्ट की सरकार है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट की सरकार है। इस केस में फंसेंगे कौन? वो लोग, वो आम पब्लिक जो कि बॉर्डर्स के किनारे रहते हैं। अगर भारत समझिए बॉर्डर अपना बंद कर दे तो जो नेपाल है वो ऐसे ही मर जाएगा, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आती है। और जो बॉर्डर के किनारे लोग हैं या फिर जो एरिया है, इवन भारत उनको डेवलप करता है। इवन जो आप जनकपुर जाते हैं उस पूरे रूट को भारत डेवलप करता है। इवन उस एरिया में जितने लोग हैं उनको फूडिंग, इवन लॉजिंग, इवन आप कह लो कि उनकी पढ़ाई भी भारत में ही एक तरह से होती है। तो भारत से एक तरह से रिटेलिएशन दिखाना सिर्फ चाइना और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के चलते ये नेपाल को काफी नुकसानदेह होगा। और चाइना इसी ट्रैप में हर एक कंट्री को फांस रहा है, जिसको डेबिट ट्रैप कहते हैं। जैसे कि चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में एक पोर्ट बनाया। अब वो पोर्ट भैया उतना यूजफुल तो रहा नहीं, श्रीलंका से उसका कर्ज भी नहीं चुकाया जा रहा था, इवन इंटरेस्ट नहीं चुकाया जा रहा था। तो चाइना ने क्या कहा कि ठीक है, अगर आप हमको इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो वो जो पोर्ट है हमको भैया 99 साल के लिए लीज पे दे दीजिए। अब चाइना ने उसको लीज पे ले लिया। इस तरह से चाइना वहां पे एंटर कर गया। इसके बाद चाइना ने कोलंबो में और बहुत सारे श्रीलंका में जगहों पे अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस तरह से क्या होता है, आपको कुछ अंग्रेजों का याद आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो इसी तरह धीरे धीरे व्यापार करते करते अपनी कॉलोनीज बनाते चली गई और बाद में देश पे कब्जा कर लिया गया। चाइना को अगर आप रियली में देखेंगे तो उसकी रिपब्लिक चाइना बहुत ही कम है, बट जो पीएलए है वो बहुत ज्यादा इन्होंने कब्जा कर करके, जैसे ताइवान पे इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है एक तरह से, देन तिब्बत पे पूरा इन्होंने कब्जा जमाया हुआ, हांगकांग पे ये कब्जा जमा रहे हैं, जबकि ये सारे अलग अलग कंट्री हैं। और इसके लिए जो भी वर्ल्ड में अदर कंट्रीज हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, ताकि चाइना का जो ये पॉलिसी है, इकोनॉमिक डेबिट पॉलिसी है, उसको खत्म किया जा सके। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र ये रच रही है। दूसरे देशों को आप पैसा दीजिए और फिर उन पे कब्जा जमा लीजिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक दोस्त को कुछ रुपए उधार दिए। अब वो दोस्त आपका कर्जदार रहेगा तब तक जब तक वो आपको पैसा लौटा नहीं देता है, या फिर आप उस पर दबाव भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही चाइना की पॉलिसी वर्क करती है। अब बात करते हैं चाइना की पकड़ भारत पे। देखिए चाइना बहुत हद तक भारत में इंटर कर चुका है, लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिक ट्रैप की तो वो अभी तक भारत पे अपनी उतनी पकड़ नहीं बना सका है कि हम उससे बाहर नहीं निकल सके। और ये बहुत पहले से होता आ रहा है कि चाइना धीरे धीरे व्यापार अपने यहाँ बढ़ा रहा है। अब बहुत सारी स्टार्टअप्स की देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अब चाइना से आ चुका है। इवन अगर आप बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज, जो मोबाइल कंपनीज हैं वो देखेंगे तो सारी चाइनीज ही एक तरह से बड़ी पड़ी हैं, कुछ एक को छोड़कर। और अगर हम इस ट्रैप से अभी नहीं निकले तो आने वाले समय में चाइना एक इकोनॉमिक ट्रैप यहाँ भी अच्छे तरीके से बिछा सकता है। इसीलिए हमको बॉयकॉट चाइना का पूरी तरीके से समर्थन करना चाहिए, जो कि सोनम वांगचू ने शुरू किया था। अगर ये अभी नहीं किया गया तो बाद में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी इस तरफ काम कर रही है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जो भी टेंडर्स दिए गए थे उसे स्क्रैप किया जा रहा है, या फिर नियमों में धीरे धीरे चेंजेस लाई जा रही हैं। और जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया सरकार ने उसको इतना टेंडर क्यों दे दिया, रेलवे का ये दे दिया वो दे दिया, देखिए एक प्रोसीजर होता है, इंटरनेशनल लॉ होते हैं, आप उसको एक ही दिन में एक झटके में तोड़ नहीं सकते हैं। ये आपका किसी से लिया हुआ उधार नहीं है कि उसको दे दिया और बात खत्म। ये एक पॉलिसीज होती है और इसको धीरे धीरे ही बदला जा सकता है। ये अभी से नहीं है, ये 1947 से ही आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग समझौते करते हैं और किसी न किसी पॉलिसीज में बनते हैं। ऊपर से इंटरनेशनल हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं उसके जो व्यापार संगठन है उसका भी एक जिम्मा है, उसके तहत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ व्यापार करती हैं। तो इन नियमों में बदलाव लाकर चेंजेस लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब ऐसा एक ही बार में आप कह देंगे कि भैया तुम कह दिए कि भैया पब्लिक एकदम बॉयकॉट कर दो चाइना का, और इधर तो आप टेंडर दे रहे हो। थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे काम में होगा। एकदम मतलब एंटी मोदी के चक्कर में एंटी नेशनल ना बन जाओ भैया। आप विरोध करिए ना बीजेपी का, कौन मना किया है, लेकिन अगर आप उस समय विरोध करेंगे जब देश मुसीबत में हो तो आपको देश का गद्दार कहना कोई गलती नहीं होगी। इस तरह धीरे धीरे करके चाइना को इकोनॉमिकली इंडिया से बाहर कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इकोनॉमिक की बात। चाइना सिर्फ इकोनॉमिक वे से ही काम नहीं करता है, एक तो फ्रंट उसका अलग हो गई और ये हमारी फ्रंट फेसिंग की बात हो गई। जैसे कि चाइना से इकोनॉमिक से हम लड़ लिए, सेना से हम लोग लड़ लिए, तो ये फ्रंट फेसिंग जनता और आर्मी की हो गई। एक इनेमी और है अपना। चाइना क्या करता है उसको समझने के लिए
आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो को देखिए, ये यूएस पे बेस्ड है, बट ऐसी ही स्ट्रैटेजी चाइना हर कंट्री पे अप्लाई करता है। फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। The Chinese Communist Party has a saying when it comes to their warfare, psychological warfare operations and other forms of subversion. Strangle you with your own systems. In other words, observing how different countries operate, what is controversial within their systems, how does their system function, how can we use those systems to twist things around, to cause chaos, to mess things up, to use it against them. You say you believe in free speech? We'll have protests in your own backyard calling you out. You say you believe in free press? Well, we'll start up state-run media in your country, and we'll use those state-run media to lie to your population, to spread our propaganda. That's what they do. You believe in free markets? How about we bring state-run companies that can sell below cost and put your companies out of business and take over your industries? That's what they're doing, right? Strangle you with your own systems. And what is controversial in the United States? What is most controversial? Racism. This race narrative, they know they can use it. They've been doing it for a very long time. There are different groups, for example, Committee of 100 in the US, who every time a Chinese spy is arrested, they call it racism, because they know that's what we're sensitive to. The Chinese military has a doctrine on this, the three warfares doctrine: psychological warfare, media warfare, and legal warfare. This is publicly adopted into their military doctrine. This is part of their military system. Now, what are these? Psychological warfare is not necessarily lying to you. Psychological warfare is altering how you interpret information. And so when you see a virus coming out of China and people say this virus came out of China, if you call it the Chinese virus, they want to use this and twist it around and say it is racist if you talk about the origin of this virus. What is media warfare? Media warfare is the manipulation or control of outlets of information, not just news outlets, but say social media, online platforms, the ability to speak openly. Anything that would allow people to communicate would be a target of media warfare. And what is legal warfare? Legal warfare is a manipulation of international legal systems. The Chinese Communist Party, for them, this is adopted into their military code. This is war fighting. होप आपने वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे चाइना वर्क करता है, कैसे वो उस देश के सिस्टम को समझता है, कौन वहां पे बिकाऊ है, कौन सी मीडिया हाउसेस बिकाऊ हैं, उनको समझता है जो देश के खिलाफ लिखते हैं, फिर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि वो देश में अशांति फैला सके। सरकार के प्रति जो एक विश्वास है उसको अविश्वास में बदल के जनता को बताएं कि भैया देश में तो कुछ भी सही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। ये लोग हमेशा निगेटिव ही देश के बारे में लिखेंगे। अगर कभी भी आप पॉजिटिव देखेंगे तो ये मिल ही नहीं सकती। इवन जब अपनी सेना शहादत देती है तो ये लोग सिर्फ भाजपा विरोध में फेसबुक पर जाकर, उनके पोस्टों पर जाकर हार्ट का साइन छोड़ के आते हैं। तो ये देशद्रोही वाली बात हो गई। आप भाजपा के विरोध नहीं कर रहे हो, एक आर्मी पर्सनल्स और उनकी शहादत का विरोध कर रहे हो, तो आप एंटी नेशनल हो। और सीधी सी बात है, इसमें कोई सेकुलर और अनसेकुलर या फिर भाजपा अंधभक्त भक्त इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसमें विरोध जा रहे हो और देश मुसीबत में वहां भी विरोध कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम है। आप इनको ऐसे पहचान सकते हो कि जब भी देश में मुसीबत होगी तो ये लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस समय ये देश के साथ होना चाहिए। सवाल तो हम बाद में पूछ सकते हैं, जब देश की जरूरत है उस समय तो साथ रहे। ये पूछेंगे जानते हुए भी, इनको भी पता है कि भैया हथियारों के बिना कोई नहीं जाता, लेकिन ऐसी सारी चीजें पूछी जाती हैं तो वो देशद्रोही वाली ही काम कर रहे हैं। जैसे आपकी देश में डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच अलाउ है, तो ये क्या करते हैं, फ्री स्पीच वाले ऐसे लोग जो कि देश के खिलाफ बोलते हैं उन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये लोग देश के खिलाफ ऐसे बोलेंगे कि भैया देश में कुछ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, हमारी आजादी छीन गई है, हमको हक से चाहिए आजादी। पता नहीं है किस आजादी की बात करते हैं, सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे इनका प्रोपेगेंडा नहीं है, वहां से ये साइड ले लेते हैं। और यहाँ पे वैसी मीडिया हाउसेस को भी चाइना सेटअप करती है जो देश के खिलाफ हमेशा नेगेटिव प्रचार करे। इनको दुश्मन के स्टेटमेंट पे भरोसा होता है, देश के आर्मी के, रक्षा मंत्री के, उनके स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आप एंटी नेशनल बोल सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है, आप खुलकर उनको बोल सकते हो। वैसे भी फ्री स्पीच उनके लिए है तो आपके लिए भी है, और वैसे भी आप तो सच के साथ हो। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि आपका देश कमजोर दिखे। कुछ लिस्ट में गिनाता हूं, जैसे कि रवीश क्विंट, टेलीग्राफ ने तो एक हेडलाइन भी लिखी है, उन्होंने हमारे घर में घुस के हमको मारा। ये क्या मतलब
भद्दा मजाक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका दोस्त मुसीबत में हो और उसको किसी से फाइट करना हो, उस समय अगर आप बोले कि तेरी गलती है, तूने ये नहीं करना था, तूने वो नहीं करना था, ये तूने किया तो ये हुआ, ये तूने किया तो ये हुआ, वो तो वही हार जाएगा। आपको एक मूवी की क्लिप याद होगी, महेंद्र सिंह धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें अपने दिग्वंत सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था। उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत होते हैं, जब वो खेलने जाते हैं, जिस टीम के साथ खेलते हैं उसमें युवराज होता है, तो वहां पे इनके टीम के जो लोग रहते हैं वो युवराज की चमक धमक और स्टाइलिंग पे बहुत ज्यादा फिदा हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। तो धोनी का क्या कहना था, मैच हम लोग मैदान में नहीं हारे, मैदान के बाहर हारे। यहाँ पे इनके टीम के ही लोग विरोधी टीम को चीयर अप कर रहे थे, उनको एडमायर कर रहे थे, तो आप उनसे लड़ोगे कब? यही चीज अपने देश में हो रहा है। एंटी नेशनल लोग हैं, वो समय और सिचुएशन को नहीं समझते हैं, कभी भी अपना मुंह खोल देते हैं किसी भी चीज के लिए। इसको उनको समझना पड़ेगा। तो ऐसे प्लान्ड वे में हम लोग चाइना को धीरे धीरे करके, नॉट एग्जैक्टली एक ही बार में हो जाएगा, हम उसको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में बने रहिए, आर्मी को सपोर्ट कीजिए, काम हो रहा है और ये धीरे धीरे सब कुछ सामने आ भी रहा है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे लाइक शेयर कर दें। इवन अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब शेयर इवन बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।